हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। यार मैंने आज तक नहीं बोला है, पर आज से मैं ये बात भी स्टार्ट कर देता हूँ कि यार प्लीज़ जितना भी हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर्स को शेयर करो और सबको फ़ायदा होगा इससे। और मुझे तो पूरे भारतवर्ष को फिजिक्स पढ़ाने का इरादा है, ठीक है। और फिर बात वहीं आ जाती है, बिना कोई टाइम किल किए हुए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 17 स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में केवल स्प्रिंग फोर्स बाकी है पढ़ाने के लिए, लेकिन उससे पहले आज मैं लेक्चर में कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यार, वो थ्योरी से नहीं हो सकते, वो कॉन्सेप्ट करके ही कवर हो सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सोचते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें करनी है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 17 और कॉन्सेप्ट 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 देखो, अभी देखिए मैं कंसेप्ट 1 में जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये सिखाने जा रहा हूँ, ओरिएंटेशन ऑफ ए, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन इसका एग्जाम आता है, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो। ओरिएंटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एंड बॉब। ओरिएंटेशन ऑफ ए स्ट्रिंग एंड बॉब। सबसे पहले हम आपको बता दें, देखो धागा ये होता है, धागा ये होता है और बॉब इसको मैं कहता हूँ, इससे लटका हुआ ये मास। आपने कभी सोचा है, सोचा तो होगा कि ये स्प्रिंग, ये धागा यहाँ पर वर्टिकल ही क्यों अलाइनमेंट लिया इसने, या धागे का जो ओरिएंटेशन है वो वर्टिकल ही क्यों है। तो इसका उत्तर ये है कि हमको देखिए ध्यान रखना, एक जी फैक्टिव होता है। जी फैक्टिव असल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि धागे को अगर हम कैंची से कट कर दें, कैंची से कट कर दें, तो कट करने के बाद जितने एक्सीलरेशन से ब्लॉक फॉल करेगा दैट इज कॉल्ड जी फैक्टिव, ठीक है। तो इट इज द आराम आराम से देख लो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। इट इज द इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, या जो भी कह दो ब्लॉक, आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। अच्छा, जी फैक्टिव अलग अलग फ्रेम से अलग अलग होगा। इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स, फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स। अलग अलग फ्रेम से ये अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जी फैक्टिव की बात करता हूँ। जैसे ही आप धागे को कट करोगे तो ये बॉब हवा में आ गया, तो इस पर बताइए एकमात्र फोर्स ग्रेविटी लग रहा होगा, और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ ले जाएगा। लेट मैंने कहा भाई जी फैक्टिव से जा रहा है, तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाइए, एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स कौन लगेगा बताइए, एम जी लगेगा। मास इसका बॉब का एम है और ए को आपने जी फैक्टिव मान लिया, तो यहाँ से देखिए जरा जी फैक्टिव की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो जी आ जाती है। तो बताइए अगर जी फैक्टिव, अब यहाँ पर आंसर सुनिए, ये जो धागा होता है हमेशा जी फैक्टिव के अपोजिट होता है। हमेशा धागे का ओरिएंटेशन हमेशा जी फैक्टिव के अपोजिट होता है, क्योंकि जैसे इसमें नीचे एम जी लग रहा होगा तो टेंशन इसको तभी तो बैलेंस कर पाएगा जब इसके एकदम से अपोजिट होगा। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए कि द ओरिएंटेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑलवेज अपोजिट टू जी फैक्टिव, लिख लीजिए, ठीक है। हमेशा धागे का ओरिएंटेशन जी फैक्टिव के अपोजिट होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। एकदम आराम आराम से फिजिक्स को चलाइए, खूब कड़ी मेहनत करेंगे यार, ठीक है। द ओरिएंटेशन orientation of the string is always सॉरी गलत लगा दिया, ऑलवेज है वो, ठीक है, ऑलवेज अपोजिट
टू द जी फैक्टिव, हमेशा जी फैक्टिव के अपोजिट होती है। ठीक है, क्लियर है, जी फैक्टिव्स के अपोजिट होती है हमेशा। हम उसकी बात कर रहे हैं जब ये रेस्ट में दिखाई देगा किसी फ्रेम से, जैसे यहाँ पर जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा होगा वो इसको क्या बोलेगा बताइए, रेस्ट बोलेगा। हम उसकी बात कर रहे हैं जिस फ्रेम से आपको धागा या पेंडुलम या इसी को कह रहे हैं या बॉब किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए हटाएं। अब देखिए जैसे यही पेंडुलम ट्रॉली के अंदर होता, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लो। तो अगर ये पेंडुलम देखिए, अब पहले धागा मत बनाओ, चलो ये भी धागा ना बनाओ पहले। अब मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा होता ए नोट से, ठीक है। तो अब आप ये देखिए अगर मैं यहाँ देखो जैसे बता रहा हूँ वैसे सोचना, अगर वाकई में चाहते हो आसान करना, बाद बाकी तो फिर बकवास है सब। ऐसे तो तमाम यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है, पर अगर अभी मैं नया हूँ, लोगों को पता नहीं है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ हर कॉन्सेप्ट डिफरेंट अप्रोच से बताऊंगा। और डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि डिफरेंट करने के लिए कुछ भी पढ़ा दूंगा, नहीं, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है कॉन्सेप्ट की, शुद्ध देसी घी पिलाता हूँ हर फंडे को। तो सबसे पहले देखिए, अब देखिए ग्राउंड फ्रेम से तो कोई भी पार्टिकल यहाँ पे लटका हुआ है तो रेस्ट में होगा नहीं। तो अगर धागे का ओरिएंटेशन देखना है तो पहले तो आपको इसके अंदर बैठना होगा, क्योंकि हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं धागे के ओरिएंटेशन के जिसमें धागा किसी भी फ्रेम से रेस्ट में दिखाई दे। तो सबसे पहले अपने बांगड़ू को इसके अंदर बिठा दो, ये बैठा दिया भाई साहब ने। तो अब धागा बाद में लटकाना, पहले एक बॉब बना लो इसके अंदर, ये बॉब देखो, ठीक है। ये अब इसको देखिए, तो देखिए एक तो ग्रेविटी इसको खींचेगा, इसको पहले बना लो। और अब देखिए ये कैसा, ये भी ए नोट से ऊपर ही जा रहा होगा ग्राउंड फ्रेम से। तो बताइए फ्रेम कैसा हो गया, बताइए फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो एक लाल रंग का सूडो फोर्स और लगेगा, लाल रंग का सूडो फोर्स और लगेगा। तो बताइए ए नोट के अपोजिट लगेगा, तो ये लगेगा एम ए नोट। तो अब बताइए अगर मैं इसके जी फैक्टिव की बात करूं, तो लेट मैंने कहा कि भाई ये जी फैक्टिव से नीचे भागता है, तो मान लीजिए ये इसका जी फैक्टिव आ जाता है, जी फैक्टिव आ जाता है इसका। तो बताइए जी फैक्टिव कितना आ जाएगा इसके फ्रेम से विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर, अभी धागा ना लगाइए, ठीक है, क्योंकि धागे को तो वैसे भी काटना होगा। तो आप लगाएंगे एफ नेट इक्वल टू एम ए, एफ नेट आराम से शुरुआत है अभी, एम या एम जी फैक्टिव कहोगे इसको। नेट फोर्स क्या क्या लगा बताइए इस पर, एम जी प्लस एम ए नोट लगा, एंड दिस इज इक्वल टू एम जी फैक्टिव। एम से एम चला जाएगा तो जी फैक्टिव इक्वल टू आ जाएगा जी प्लस ए नोट, ठीक है। तो जी प्लस ए नोट आएगा। और बताइए वर्टिकली डाउन आएगा, तो धागा लटका भी दोगे तो धागे को इसी जी फैक्टिव के अपोजिट करना पड़ेगा। तो अगर ए नोट से ऊपर जाएगा तो धागे का ओरिएंटेशन ये होगा, और धागे में यार जो टेंशन आएगा ना वो इस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो बताइए टेंशन की वैल्यू हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, बताइए एम जी प्लस एम ए नोट। आराम से देख लीजिए, तो धागे में जो टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा एम जी प्लस एम ए नोट। ओके, चलिए पॉज करके उतारो, ठीक है, हटाएं, हटा रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए यही ट्रॉली आपने राइट को दौड़ा दी होती, पहले जो तरीके बता रहे हैं उसी को फॉलो करो। ट्रॉली को राइट को दौड़ा दिया होता अगर आपने, मान लीजिए ये ए नॉट बराबर जी से दौड़ा दिया, आराम से देख लो, ठीक है। अब देखिए फिर से बात वही है, सबसे पहले बॉब का फोटो बना लो, वो भी इस फ्रेम से बनाइए। तो अगर आप बॉब यहाँ बनाएंगे तो एक तो ग्रेविटी इसको खींचेगा, वो तो किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको अपने सेंटर की तरफ खींच लेता है। और बताइए ये क्या, ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, इसी के रेस्पेक्ट में हम फोटो बनाएंगे। तो बताइए फ्रेम कैसा है, नॉन इनर्शियल है, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से ट्रॉली के साथ ये भी दौड़ रहा होगा। इसलिए बताइए क्या एक लाल रंग का सूडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किधर लगेगा, इसका मास एम मान लेता हूँ, ठीक है, मास एम है इसका, तो इस पर लाल रंग का सूडो फोर्स, इस एक्सीलरेशन का अपोजिट लगेगा एम जी लगा दिया, क्योंकि ए नॉट बराबर जी दिया था। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा वो देखो ये आ जाएगा, ये एफ नेट, ये आ जाएगा एफ नेट, ठीक। तो अगर अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि जो धागा होगा वो हमेशा एफ नेट के अपोजिट जाएगा धागा। तो जो धागा होगा देखो इसके आप परपेंडिकुलर लाइनें खींच सकते हो, ये ठीक है, और जो धागा होगा ये लाइन खींच सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान से देख लो, इसके अपोजिट जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे धागा लटकाते धागा तो इसके अपोजिट ऐसे जाता धागा,
इस तरह से आएगा। तो इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से एंगल निकालना होता है। मान लो यहाँ से कोई थीटा का एंगल बन रहा है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। ध्यान से देख लो सारी बातें। हालांकि थोड़ी सी चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी है, पर आज और बेहतर चर्चा होनी है। तो बताइए यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन थीटा इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा? टेन थीटा आएगा दिस अपॉन दिस, ये मेथड बताया था। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है बताइए? mg। इस डायरेक्शन में कितना है बताइए? mg। तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। और टेंशन की वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो जो टेंशन होगा T, इसमें जो टेंशन आएगा T, बताइए वो एफ नेट को बैलेंस करेगा। तो T बराबर आ जाएगा एफ नेट। तो बताइए यहाँ से जो T की वैल्यू आ जाएगी, बताइए नेट फोर्स आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट mg का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। ये सब बातें आपकी और हमारी पिछली क्लास में हो चुकी हैं, पर कुछ कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होने थे। √2mg इतना आ जाएगा इसमें टेंशन। तो बहुत आसान बता दी, जो टेंशन होता है वो हमेशा एफ नेट को बैलेंस करता है, और टेंशन का डायरेक्शन नेट फोर्स के अपोजिट होता है विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्लियर है? इतना उतारिए, इतना उतारिए, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये ट्रॉली के मोशन आएंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, बहुत आएंगे। ट्रॉली के मोशन आएंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। बड़े ध्यान से देखना फंडा। मान लीजिए थीटा का एंगल है। अब पहले मैं ट्रॉली को यहाँ रोक दे, पहले तो मैं आपको एक फंडा बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। कोई भी ट्रॉली जो इंक्लाइन प्लेन पे होगी, कोई भी ट्रॉली, फ्रिक्शन व्रिक्शन कहीं है नहीं, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बॉब लटकाओ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कितने से भागते? ए बराबर जी साइन थीटा से। ये तो पता ही आपको, ए बराबर जी साइन थीटा से भागेगी नेचुरली, मतलब ग्रेविटी की वजह से जी साइन थीटा से भागती है। ये सब बातें हो चुकी हैं। लॉजिक वही है, एम जी इधर लग रहा होगा ट्रॉली का, तो एम जी इधर लगेगा, तो जो कंपोनेंट लगेगा वो इधर लगेगा, कितना? एम जी साइन थीटा लगेगा इधर। इधर जो कंपोनेंट लगेगा वो लगेगा एम जी कॉस थीटा लगेगा इधर, एम जी कॉस थीटा लगेगा इधर, एम जी कॉस थीटा लगेगा इधर, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा की वजह से जी साइन थीटा का एक्सीलरेशन ट्रॉली का आता है नेचुरली। ये बात जरा क्लियर है, पर फिर मैंने एक बार बता दी। अब देखिए जरा, अब जैसे इसके ऊपर ट्रॉली को हम रोक लेते, ट्रॉली को चलने ना देते, इसके ऊपर रोक लेते, आराम से देख लो। जैसे ट्रॉली को किसी रस्सी से बांध दिया ऐसे करके, और अगर अब हमको एक बॉब की स्थिति बतानी है, बॉब कैसे लटकेगा, तो ध्यान से सुन लो। वही इसके रेस्पेक्ट में बना लो बॉब। अब ये चल तो रहा नहीं है, तो जो भी बॉब होगा उस पर केवल फोर्स लगेगा ग्रेविटी का अपने सेंटर की तरफ, एम जी नीचे। ये एंगल थीटा है, देखते रहना, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप धागा लटकाते, अगर धागा लगाएंगे तो धागा एम जी का अपोजिट होगा, तो ध्यान रखना जो धागा होगा वो ऐसे होगा, एम जी का अपोजिट ये, ठीक। तो ये जो टेंशन आ जाएगा टी बराबर कितना आएगा? एम जी। अब देखिए, इसका एंगल वर्टिकल से देखना होता है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए, देखना ध्यान से, ये इसके सरफेस के नॉर्मल है, देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा थीटा। तो ये थीटा, तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा। तो यहाँ से वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा? थीटा बना रहा होगा। इसको दिमाग में सेट करो। कहने का मतलब ये है, एक बार और डायग्राम बना दूँ, इसको याद करने वाला पॉइंट ये है कि कोई भी ट्रॉली किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर रखी होगी, अगर ये 30 का एंगल है और ट्रॉली अगर इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रखी हुई है और ये चल नहीं रही है, ठीक है, तो कोई भी जो पेंडुलम होगा, एक तो आप ट्रॉली को भूल ही जाओ ना, वर्टिकल में ऐसे ही तो लटकेगा, और क्या ऐसे लगेगा एम जी इस पर, और टेंशन लग जाएगा ऐसे। और ये एंगल जो आएगा इस ट्रॉली के छत से, ये थीटा, और थीटा बराबर कितना होगा? इसी के बराबर आता है 30 डिग्री के बराबर, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको याद कर लो, दिमाग में सेट कर लो, याद वाली ना करो, ठीक है। क्लियर 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 क्लियर। अब सुनिए, हटा दूँ इतना। तो अगर एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ट्रॉली रखी हुई है, तो जो धागा होगा वर्टिकल होगा, और ट्रॉली के इस छत से, ये छत है, इसके परपेंडिकुलर ये, तो इससे एंगल कितना बनाएगा? उतना ही बनाएगा जितना ये एंगल होगा, ठीक है।
इतना क्लियर। अब जरा सुनना, यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे सुनिए जरा। यार एक बात बता रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ बताना। कोई भी बच्चा अगर मुझसे यूट्यूब पे पढ़ भी रहा है तो यार अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो पॉज कर करके नोट्स बना लेना, मज़ा आ जाएगा आपको सब्जेक्ट का। अब देखिए मैंने इसको फ्रीली छोड़ दिया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मैंने फ्रीली छोड़ दिया, फ्रीली छोड़ दिया इस ट्रॉली को, फ्रीली छोड़ दिया इसको, फ्रीली छोड़ दिया। तो सुनो, जब फ्रीली छोड़ देंगे तो कितने से भागेगी? जी साइन थीटा से। और अब हमको ये बताना है कि भाई बॉब लटकेगा कहाँ। अच्छा एक चीज़ और देख लो, जब ये रेस्ट में यहाँ लटक रहा होगा तो इधर कंपोनेंट कितना लगेगा बताइए? एम जी साइन थीटा। रियल है, रियल फोर्स है, सूडो थोड़ी है क्योंकि फिक्स है। और इधर क्या लगेगा? एम जी कॉस थीटा। तो ध्यान रखना, एम जी कॉस थीटा इसके सरफेस के, इस इनक्लाइन प्लेन के सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और एम जी साइन थीटा अलोंग द इनक्लाइन लगता है। तो अब मुझे अगर यहाँ पर एक धागे से मैं किसी बॉब को लटकाता तो उसका ओरिएंटेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब ये चल रहा है। तो अगर चल रहा है तो देखो उसी फंडे से करेंगे जो आपको समझाया था। सबसे पहले एक बॉब ले लो, अब बॉब पर फोर्सेज लगाओ तो एम जी लगेगा, पर मुझे पता है कि, समझ रहे हैं आप, एम जी की जगह क्या लगाना पसंद करूँगा? एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। तो इधर लगाऊंगा एम जी कॉस थीटा और इधर लगाऊंगा बताइए एम जी साइन थीटा। अच्छा अब देखिए, ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि जिस ट्रॉली के अंदर बैठा हुआ है वो ट्रॉली जी साइन थीटा से डाउन द इनक्लाइन दौड़ रही है। तो ये इस पर एक सूडो फोर्स और लगाएगा, लाल रंग का सूडो फोर्स। तो बताइए लाल रंग का सूडो फोर्स किधर लगेगा? जी साइन थीटा का अपोजिट लगेगा, तो इधर लग जाएगा कितना? एम जी साइन थीटा। बड़ी मज़ेदार बात देखिए यार, जितना ग्रेविटी ने एम जी साइन थीटा इधर लगाया था उतना ही सूडो फोर्स ने एम जी साइन थीटा लगा दिया। तो दोनों फोर्स क्या कर गए? कैंसिल कर गए। तो बताइए इस बॉब के ऊपर ट्रॉली फ्रेम से जो नेट फोर्स बचा वो कितना बचा? एम जी कॉस थीटा बचा, क्योंकि एम जी साइन थीटा के कंपोनेंट को सूडो फोर्स के एम जी साइन थीटा कंपोनेंट ने क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो बताइए अगर मैं यहाँ पे धागा लटका दूंगा तो धागा बताइए उसका ओरिएंटेशन क्या होगा? धागे का ओरिएंटेशन बताइए यार। ऑब्वियसली जो नेट फोर्स होता है उसके अपोजिट होता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। तो एम जी कॉस थीटा के अपोजिट ये देखो, ये होगा, ये धागे का ओरिएंटेशन आ जाएगा। तो अगर इसमें बताइए मुझे टेंशन फाइंड आउट करना हो तो टेंशन इस फोर्स के बराबर होगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? एम जी कॉस थीटा। कितना आसानी से बता दिया। अब दूसरी बात सुनिए, अब ये एंगल डिस्कस करना होता है भाई, वर्टिकल से एंगल क्या बनेगा। तो वर्टिकल से एंगल क्या बनेगा ये बड़ी आसानी से मैं बता देता हूँ। देखिए आपको समझा देता हूँ, देखो यहाँ तक आ जाओ, इस लाइन को डॉट डॉट में यहाँ खींच लो, बड़े आसानी से देखो ये खींचते लाओ। अब देखना ये एंगल तो थीटा था, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये अगर 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, तो ये तो यहाँ 90 होगा, जैसे ज्योमेट्री बता रहा हूँ वैसे ही समझो। ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो बताइए ट्रायंगल, तो ये कितना बना? थीटा। इसको भी याद कर लो। तो ध्यान रखना, दो बातें याद करा दी। अगर ट्रॉली नहीं चल रही है तो बताइए ये पेंडुलम वर्टिकल होता है और जो इसके इनक्लाइन प्लेन के जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उससे कितना एंगल बनाता है? थीटा बनाता है। और यहाँ पर पेंडुलम इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर ट्रॉली फ्रीली चल रही है या जी साइन थीटा से चल रही है तो ये पेंडुलम का जो ओरिएंटेशन होता है, ऐसे याद कराता हूँ मैं बच्चों को, बड़ा फायदा होगा, डायरेक्ट टिक कर दोगे सवाल को। तो ये जो सरफेस होता है इसके परपेंडिकुलर होता है इसके परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर होता है तो वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा बनाएगा। ठीक है, वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा का एंगल बनाएगा। इसको याद कर लीजिए आप। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं और सारी कहानी तो मैंने समझाई दी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो एम जी साइन थीटा का ग्रेविटी वाला कंपोनेंट होता है वो एम जी साइन थीटा के रेड वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो जाता है। रेड वाला कंपोनेंट बोले तो सूडो फोर्स के कंपोनेंट से बैलेंस हो जाता है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात मैंने समझा दी, कहीं भी दर्द नहीं हुआ होगा। और एक एग्जाम्पल आपको समझा दें तो देखिए ये है, तो देखिए अगर यहाँ पर एंगल ये 30 डिग्री होता और इसके ऊपर एक ट्रॉली रख देते हैं, बहुत आसानी से कर देते हैं। और अगर ये ट्रॉली जी साइन थीटा से दौड़ रही होती, ठीक, तो अब आपको पता है कि जी साइन थीटा से दौड़ रही है, ठीक है, जी साइन थीटा से, जिसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो जो बॉब होगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये करके, ये ठीक।
और इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एम जी कॉस थीटा, और इधर वाले फोर्स तो आपस में क्या करके होंगे, कैंसिल आउट। तो जो टेंशन आया होगा याद कर लो एकदम से, टेंशन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, एम जी कॉस थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा एम जी √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन, √3/2। एकदम क्लियर, एकदम बच्चों वाला खेल हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है, कहीं से भी कठिन नहीं लगेगा, कर लो चलो। क्लियर, चलिए इस पर 2 क्वेश्चन हैं मेरे पास। चलिए देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए अब ये वही ट्रॉली है, जी साइन थीटा से भाग रही है, थीटा का ये एंगल है। अब सवाल क्या पूछा है, देखिए 4 ऑप्शंस हैं। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आपको बता दिया कि ये परपेंडिकुलर आएगा इसके, तो अल्फा बराबर क्या होगा, थीटा होगा, तो पहला ऑप्शन ये टिक हो गया, ठीक है। अब अल्फा बराबर 0 नहीं होगा, क्लियर है आपको, ये मैंने कट कर दिया। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी बराबर एम जी नहीं होगी। बताइए इधर वाले कंपोनेंट तो क्या कर जाते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्यों, इधर लगता है एम जी साइन थीटा जिसको सूडो फोर्स का कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देता है, और इधर जो लगता है वो कितना लगता है बताइए, एम जी कॉस थीटा लगता है। तो धागे में जो टेंशन जनरेट होके आता है वो कितना आता है बताइए, टी बराबर, तो बताइए जो एम जी कॉस थीटा होगा ये कंपोनेंट, तो जो टेंशन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। क्लियर है, तो जो टेंशन हो जाएगा वो एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। एकदम आसान, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ होगा आपके कहीं भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और अच्छा सवाल है। डरना नहीं है, बच्चे डर जाते हैं। अब ये फ्रीली वो तो है नहीं कि फ्रीली चल रहा है, अब तो इसको घसीटा जा रहा है कितने से, g/2 से। और अब आपको क्या पूछा है, थीटा और टेंशन पूछी है, बिल्कुल भी ना घबराओ, थीटा और टेंशन पूछी है, ठीक है। तो देखिए थीटा और टेंशन किसी भी फ्रेम से सेम ही आएंगे, कहीं से निकाल लो। तो आपको मैंने बता दिया ये भी एक मूविंग फ्रेम है, अपने बांगड़ू को यहाँ बिठा दो, इसको यहाँ दिखा दो। और इसको भी समझने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए, धागा बाद में लटका देना, धागा लटकाना बाद में, जो तरीके बता रहा हूँ उन पर फोकस करो, धागा लटकाना बाद में। पहले आप क्वेश्चन को ये सोचो, देखो धागा लटकाना बाद में 37 डिग्री है, ठीक है। पहले आप बस ये सोच लो, अगर ये फ्रेम यहाँ पर इस बांगड़ू को बिठा दो, इसको बिठा दो यहाँ, ठीक है, ये है, ये कितने से भाग रहा है बताइए, g/2 से। अब सारे फोर्सेज लगा दो आप इस पर, यहाँ पे देखो इसके रेस्पेक्ट में, ये तो क्लियर है फ्रेम नॉन इनर्शियल है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में सारे फोर्सेज लगा दो, इस एरो को नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगा दो सारे फोर्सेज। देखो उसी तरीके से लगाना, इधर क्या लगेगा बताइए, एम जी कॉस 37, और उसमें भी वैल्यू लिख दो कॉस 37 की। कॉस 37 कितना होता है, 4/5, तो 4mg/5 इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, 4mg/5 लिखता हूँ सीधे, 4mg/5 ही लिखता हूँ। असल में ये g/2 दिया है ना, इसलिए लिखता हूँ। और इधर लिखता हूँ कितना, 3mg/5, क्यों, इधर आएगा mg साइन 37, और साइन 37 होगा 3/5, तो इधर आ जाएगा 3mg/5, ओके। और इस पर बैठ के लगेगा एक लाल रंग का सूडो फोर्स, ठीक है, लाल रंग का सूडो फोर्स, क्योंकि ऑब्जर्वर g/2 से इधर जा रहा है, तो इस ये देखेगा एक रेड कलर का सूडो फोर्स, कितना बताइए, वो देखेगा mg/2। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो इसको हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको हटा दूँ या उधर खींच देता हूँ बोर्ड को, चलो थोड़ा सा यार, मुझे अभी प्रैक्टिस हो रही है इसकी बोर्ड चलाने की। कोई टेंशन नहीं, ठीक है, ये है। अब देखिए इस नेट फोर्स को देख लीजिए आप, नेट फोर्स कितना बना, देखना नेट फोर्स बना, ध्यान से देखना, ये है नेट फोर्स, देखना क्या बना। देखिए इधर तो बना इसके परपेंडिकुलर, देखना, ठीक है, ये बना 4mg/5,
5 और ये बना 3 mg/5 प्लस mg/2। तो mg/2 जरा जोड़ लो इसको, 3 mg/5 प्लस mg/2 बताइए कितना हो जाएगा। एलसीएम लोगे 10 लोगे तो आ जाएगा 6 mg प्लस 5 mg, ये आ जाएगा 11 mg/10। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आ गया 11 mg/10। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा, ठीक। अब देखिए जो धागे का ओरिएंटेशन पूछा था, किस लाइन से पूछा था बताइए, ध्यान से देखिए, ये यहीं से तो लटक रहा है, देखो। थोड़ा सा इरिटेट मत होना यार, थोड़ा सा बोर्ड चलाने की प्रैक्टिस हो रही है, वैसे तो काफ़ी हो गई है, पता नहीं कभी कभी क्यों दिक्कत कर जाता है। ये है, ठीक है। अरे यार, मास हमने 2 kg दिया था, फिर यही देखना था, ठीक है। मास 2 kg दिया था, ठीक है, मास 2 kg दिया था। तो बताइए अगर 2 kg मास की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ये आ जाएगा जी से 10 से 10 जाएगा तो ये आ जाएगा 22 न्यूटन, ठीक है। और मास को 2 kg रख दोगे तो ये आ जाएगा 4 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि मास 2 kg G10, ये 4 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 16 न्यूटन, ठीक है, 16, ये 16 न्यूटन आ जाएगा और ये आ जाएगा 22 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर ये लटका हुआ था, इससे ऐसे ही तो लटका हुआ था, ऐसे 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 ऐसे, और ये ट्रॉली यहाँ पे जा रही थी, यही तो सवाल था, ये जा रही थी G/2 से, ठीक, क्लियर हो गया, यही तो था। तो ये जो एफ नेट का फोर्स है वो ये आ गया, तो जो एफ नेट आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 22 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जो भी आंसर आए वो इतना देख लेना, मैंने फंडे बहुत अच्छे बता दिए। अब आपको ये एंगल पूछा था यहाँ से, ये थीटा, तो ये थीटा इसके बराबर होगा। तो बताइए आप यहाँ पे tan थीटा को लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, tan थीटा को लिख देंगे। बताइए tan थीटा कितना लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 11 mg/10 डिवाइडेड बाई, यार वो तो वैल्यू लिख ली थी, ठीक है ना, ठीक है, ये आ जाएगा तो 22 डिवाइडेड बाई 16 एंड दिस इज इक्वल टू 11/8, ये एंगल आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आराम से पॉज करके उतार लीजिए। तो यार इनक्लाइन प्लेन पे ट्रॉली के मोशन को लेके यही क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, हर किताब में दिए रहते हैं, यही एग्जाम में घूम फिर के आते रहते हैं, ठीक है। बाद बाकी और प्रैक्टिस असाइनमेंट में क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इतने पे रोकता हूँ इसको मैं। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, एससीवी के अंदर दिया हुआ है, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले मैंने लिख दिया है पर इसको मैं हटा देता हूँ, बोल देता हूँ क्या लिखा है मैंने। सवाल यह है कि ये आइडियल पुली है, सब कुछ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। इसका ब्लॉक का मास है 2m और इसका मास है 3m और इसका मास है m। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। देखिए आपसे सवाल पूछा है हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताइए। यार इसको दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, और मैं ऑफलाइन कोचिंग में दोनों मेथड डिस्क्लोज भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, पर एक मेथड का कोई फ़ायदा नहीं होता है, अननेसेसरी टाइम किल होता है, या वहाँ तो पूरा टाइम होता है, 3-4 घंटे की क्लास होती है, तो यार खूब डिटेल पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल कंसेप्ट ही बताना है, यूट्यूब पर तो वही पॉसिबल है। तो यार इसको जब भी वो कहेगा फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, क्वेश्चन कहेगा फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, ये कहेगा लैंग्वेज,
तो इसका मतलब ये ग्राउंड फ्रेम से बताने हैं। किससे बताने? ग्राउंड फ्रेम से। तो अब आपको कुछ भी नहीं पता है कि कौन किधर जा रहा है, ऊपर नीचे सारी कहानी, तो आप सबसे अच्छा तरीका है यार इसको भी नीचे दौड़ा दो, इसको भी नीचे दौड़ा दो। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब जो मैंने माना है वो गलत है, ऊपर जा रहा होगा, वो सारी बातें। ग्राउंड फ्रेम का फायदा ये रहेगा इस क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, सूडो फोर्स से भी होगा, लेकिन ठीक है मैं एक ही फ्रेम से कर रहा हूं। अब मान लीजिए ये ब्लॉक इधर भागा किसी ए से भागा, ठीक है, ए से भागा, इसको आप नीचे की तरफ A1 से भगा दो, इसको आप, ठीक है, और इसको आप किसी A2 से भगा दो। क्लियर? और ये A1 A2 ये सब ग्राउंड फ्रेम से ही है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा फोर्सेज देखिए, जब आपने एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम से लिया है तो फोर्सेज भी ग्राउंड फ्रेम से लेंगे। बड़ा कीमती स्टेटमेंट है, मैं बोल रहा हूं, इसको 2-3 बार बोलूंगा। जिस फ्रेम से होता है एक्सीलरेशन उसी फ्रेम से होते हैं फोर्स, और जिस फ्रेम से होते हैं फोर्स उसी फ्रेम से होता है एक्सीलरेशन। अब मैंने ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से लिया है तो फ्रेम चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बताइए रियल फोर्स लगेगा इस पर, क्या लगेगा नीचे की तरफ? बताइए mg लगेगा, ठीक है, mg लगेगा। इस पर क्या लगेगा? बताइए 3mg लगेगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए धागे में टेंशन देखिए, इसमें अगर टेंशन T आएगा, इसमें टेंशन T ऊपर आएगा, तो इसमें जो टेंशन ट्रांसफर होगा वो होगा 2T। तो इस ब्लॉक पे कितना चला जाएगा? टेंशन 2T आ जाएगा। अब देखिए वर्टिकल में लिखो मत लिखो, इस पर ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा? बताइए, ये लगेगा 2mg नीचे। एकदम बच्चों की तरह करना सॉल्व। ऊपर लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n। इक्वेशन से लिखना शुरू करो। बताइए पहली इक्वेशन क्या लिखते हैं? इसको तो हटा देता हूं यहां से। पहली इक्वेशन बताइए क्या लिख देते हैं? पहली इक्वेशन लिखते हैं जो 2T का टेंशन है, बताइए वो इसको एक्सीलरेट कराएगा कितने से? बताइए 2ma से। सेकंड इक्वेशन क्या लिखते हैं? बताइए। अब बताइए इसके लिए लिख दीजिए 3mg नीचे और T ऊपर, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 3mg माइनस T बराबर, बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3ma2। क्लियर? थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं इसके लिए डायनेमिक्स, ये भी नीचे भाग रहा है तो क्या इक्वेशन आएगी? बताइए। अब इतना सब आ गया यार आपको, mg माइनस T बराबर आ जाएगा ma1। अब देखिए अननोन आपके पास कितने टोटल? 4 हैं, क्योंकि A1 A2 A और टेंशन इतने अननोन है। इक्वेशन 3 है और चौथी इक्वेशन बनेगी इनमें रिलेशनशिप बनेगी। क्या रिलेशनशिप वाले फंडे आपको पता है? बिल्कुल पता है। देखिए कैसे, मैं अलग से बना दूं फिर हटा दूंगा उसको। देखो ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, देखिए ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट सी बना देता हूँ, ये पॉइंट है। अब देखिए ये पॉइंट है तो ये ए से जा रहा होगा इधर आगे, तो ये देखिए ये धागे का पॉइंट, चाहे पुली बताइए कितने से आ रही होगी? ए नीचे से आ रही होगी। और ये ब्लॉक आपने कितने से भेजा है नीचे? A2 से। ये भी कितने से भेजा है? A1 से। तो बताइए मेन पुली का मेन आर्म है, तो मैंने क्या बताया था? ए जो होता है A1 प्लस A2/2 होता है। पूरा डिटेल पढ़ाए बैठा हूँ, बता चुका हूँ। क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को क्या मान लूंगा इसमें बच्चों में? पॉजिटिव मान लूंगा। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ द मेन पुली, बता चुका हूँ। ठीक है, हटा दूं यार, पुराना रिमाइंड कराया था। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, पुली ट्रिक से बता चुका हूँ, बहुत ही फेमस रिलेशन है, याद होता है। तो बताइए जो A बराबर हो जाएगा या 2A बराबर हो जाएगा वो आ जाएगा A1 प्लस A2 आ जाएगा। बस यार इनको सॉल्व करना बस बाकी रह गया। तो मैं तो कहूँगा कि आप पॉज करके इसको ट्राई कर लो, पहले पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और मेरे पास जो आंसर दिया हुआ है यार, तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूं ऑन सॉल्विंग, क्योंकि मैंने पहले से इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। ऑन सॉल्विंग वी गेट, यार एक ही वैल्यू जो मेरे पास है वो दी हुई है यार 8g/5। फिर भी चेक कर लेना प्लीज़ यार, और कमेंट में बता देना करके कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और A1 की वैल्यू दी हुई है मेरे पास, A1 की वैल्यू दी हुई है 12g/5 एंड A2 की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 4g/5। इतनी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा और कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पर माथापच्ची करूँगा, बहुत देर तक सॉल्व करूँगा, तो आप ही का टाइम किल होगा। तसल्ली से सॉल्व करके देख लो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ब्लॉक के ये आ जाएंगे एक्सीलरेशन। पॉज करके उतारो आराम से। और देखिए एक कॉन्सेप्ट जिसमें कंस्टेंट मोशन, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला केस मैंने वहाँ पे नहीं पढ़ाया था जानबूझ के, क्योंकि कंस्टेंट मोशन कोई ईगो का मुद्दा नहीं होता है।
कंस्टेंट मोशन का ऐसा क्वेश्चन मैंने तो कभी देखा नहीं, वो कई बार क्वेश्चंस में यूज होता है, तो एक यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज ही पढ़ाना था, क्योंकि थोड़ी सी लॉज ऑफ मोशन की आपके पास जानकारी हो जाए। तो देखिए ये है फोर्थ फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट मैंने पढ़ा दिए थे आपको, ठीक है। फोर्थ फॉर्मेट ऑफ कंस्टेंट मोशन, मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन द सरफेस ऑफ मूविंग ब्लॉक। तो एक ब्लॉक का मोशन ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो एक ब्लॉक का मोशन ब्लॉक के ऊपर, ये जरा हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है। इसको ख़त्म करते हैं। तो एक ब्लॉक का मोशन ब्लॉक के ऊपर। तो देखिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये है, हमने बना लिया पहले ही। अब देखिए ये ब्लॉक है, ये भी मूव कर रहा है और ये इसके ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक का मोशन ब्लॉक के ऊपर। सबसे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़ी नॉर्मल सी बातें बताऊँगा, कोई इसमें हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा। जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि सर ये किस फ्रेम से वेलोसिटी दी हुई है, तो खुद एक बात बताइए यार, मैं कुछ चीज़ें फिजिक्स में आपको बड़ा सरल वे में बताना चाहता हूँ। अगर मैंने मान लीजिए इसको एरो ये दे दिया, तो अभी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे, नॉर्मल वे में बताओ, क्योंकि यार हमने पूरा रिलेटिव मोशन शुरुआत में जब हम स्टूडेंट थे तो इतने कॉन्सेप्ट मार्केट में थे ही नहीं, कोई पढ़ाता ही नहीं था। तो हमने तो फील कर के चीज़ों को सीखा यार। तो आपको, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। चीज़ें बड़ी, देखो जो फील होती हैं और विजुलाइज होती हैं, वो चीज़ें कभी भूली नहीं जाती जीवन में। कंसेप्ट कितने भी पढ़ लो, कुछ तो मिस हो ही जाते हैं यार। तो यार ये ग्राउंड फ्रेम से ही तो जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम से जा रहा होगा, और किस फ्रेम से जा रहा होगा। और अगर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर एक वेज रख दिया और मैंने इसको ये एरो दे दिया, तो ये अलोंग द इनक्लाइन तो केवल वेज के फ्रेम से जा सकता है भाई। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो ग्राउंड फ्रेम से तो इसकी वेलोसिटी कुछ और आएगी। देखिए क्या आएगी वो भी समझा दूं। तो ये जो V2 है, अगर एरो ऐसे दिया हुआ है अलोंग द इनक्लाइन, तो अलोंग द इनक्लाइन केवल ये वेज के फ्रेम में जा सकता है। अगर वेज रेस्ट में होता तब भी ऐसे जाता, और वेज मूव करेगा तो जो ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा होगा उसके लिए तो वेज तब भी रेस्ट में होगा, तो इधर ही जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये विद रेस्पेक्ट टू वेज ही है। इसमें अब कोई दिमाग मत चलाना, बहुत आसान कर दिया मैंने। तो इस एरो को देख के समझ जाया करो कि अगर एरो वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में दिया है, चाहे एक्सीलरेशन का दिया है, चाहे डिस्प्लेसमेंट का दिया है, ये एक्स, तो एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेज फ्रेम से ही है। ये भी किस फ्रेम से बताइए, विद रेस्पेक्ट टू वेज ही है। ये जरा ध्यान दे लो, ये भी किस फ्रेम से बताइए, विद रेस्पेक्ट टू वेज ही है, विद रेस्पेक्ट टू वेज है ये, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेज है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं जो हमने पूछा था। अब देखिए, अब जो m का मास है ये अलोंग द इनक्लाइन ही चलेगा, तो m कंस्टेंट टू मूव अलोंग द इनक्लाइन प्लेन, और कैपिटल M केवल हॉरिजॉन्टल जा सकता है अगर मैंने छोड़ दिया तो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर मेरा भी एक बार मन किया था जब मैं स्टूडेंट था कि V1 V2 में क्या रिलेशन होगा। तो V1 V2 का रिलेशन होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए मैंने आपको बड़ा बेसिक फंडा बताया कि एक बॉडी को रोक लो, अगर दूसरी रुक जाए तब तो रिलेशन होगा, अदरवाइज कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर मैं कैपिटल M को रोक देता हूँ तो क्या स्मॉल m चलना बंद कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब V1 V2 में या ये एक्सीलरेशन से भी जा रहा होता, ये A2 से जा रहा होता और ये A1 से आ रहा होता, तो इनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती। तो मैंने लिख दिया है बट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। V1 V2 में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, V1 V2 में कोई रिलेशन नहीं है। एक ये बात पकड़ में आ गई, तो कोई रिलेशन नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जरा हम, इसका बैक में जाके पहले जरा क्वेश्चन करिए। अब ये क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए ये एंगल 37 है, ये एंगल 53 डिग्री है, इसके ऊपर ये, चलिए 2 ब्लॉक ही लटका देते हैं, सीधे ब्लॉक लटका देते हैं। ये इधर भाग रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, तो जैसे ही मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिखा वो विद रेस्पेक्ट टू वेज है, और ये ऊपर भाग रहा है, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको हम B कह देते हैं, इसको आप C कह दो। ये इधर भाग रहा है बताइए 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी विद रेस्पेक्ट टू वेज है, और ये मान लो इधर भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड से,
तो बताइए ये 20 मीटर पर सेकंड से जो सी वाला वेज है वो हॉरिजॉन्टल में ग्राउंड फ्रेम से ही तो जाएगा, तो ये ग्राउंड फ्रेम से ही है। मैंने भले ही वेलोसिटी नहीं लिखी है कि कौन सी वेलोसिटी किस फ्रेम से है, पर आपको एरो देख के भी समझ में आना चाहिए कि अगर इस डायरेक्शन में ये 20 मीटर पर सेकंड से बी वाला ब्लॉक मूव कर रहा है तो ग्राउंड फ्रेम से थोड़ी ना मूव करेगा, सी के रेस्पेक्ट में ही मूव करेगा। इसी तरीके से ए वाला ब्लॉक अगर डाउन द इंक्लाइन 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ग्राउंड फ्रेम से थोड़ी ना मूव करेगा, वो तो सी वाले फ्रेम से ही मूव करेगा, और ये 20 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड फ्रेम से मूव करेगा। तो हमको ए और बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी, अच्छा यही रिलेशन एक्सीलरेशन में हो जाएंगे, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कहां पर लग जाएंगे, एक्सीलरेशन का रिलेशन फाइंड आउट करने में लग जाएंगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम से आपको बताना है। चलिए कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बच्चों की तरह कर दीजिए। जैसे आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो वेक्टर अप्रोच है बताइए, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी लिखेंगे आप, प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत आसान होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब इसको मैंने ये बताया था कि आप हमेशा वेक्टर मेथड से किया करो, कंपोनेंट में मत ब्रेक किया करो, सीधे सीधे एरो बना दिया करो, उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। और एक ही जगह एरो बना दो तो और बढ़िया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनाओ। तो बताइए ए विद रेस्पेक्ट, भाई इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो आना है, वो भी कौन से लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ए विद रेस्पेक्ट टू सी, बताइए ए विद रेस्पेक्ट टू सी का वेक्टर ये है, तो इधर ये 10 है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। ए विद रेस्पेक्ट टू सी का एरो ये है, ये है कितना बताइए 10, और एंगल देखोगे तो बताइए हॉरिजॉन्टल से कितना आ जाएगा 53 डिग्री, तो एंगल मैंने तो ये बना दो लो 53 डिग्री। और सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, 20 इधर, तो ये हॉरिजॉन्टल में 20 है, ये 20 है। क्लियर हो गया, बस कुछ है ही नहीं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कितना मैग्नीट्यूड आएगा उसमें भी कुछ नहीं है, चाहो तो वेक्टर मेथड से निकाल दो, चाहे कंपोनेंट मेथड से निकाल लो। बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 53 नहीं होगा, ये एंगल होगा, ये कितना होगा बताइए 180 माइनस 53 होगा। तो अगर हमें वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो अंडर द रूट, देखिए यहाँ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़ी आसानी से 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10 इंटू 20, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ, बताइए ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 53, ये आ जाएगा। कुछ है ही नहीं, कितना आसान है। अब जरा बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को भी आप करके देख लीजिए, खुद ही करके देख लीजिए, मैं तो कर ही देता हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। ठीक, अब देखिए ऐसे डायरेक्ट लिखो, अगर आपको लिखनी है वेलोसिटी ऑफ बी, ये सब पढ़ा चुका हूँ, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, तो ये आएगी बी विद रेस्पेक्ट टू सी प्लस वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो सब समझाया हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, बताइए बी की वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में क्या है, तो ये देखो एरो ये है, और एंगल कितना आएगा बताइए 30 डिग्री की है, चलो 30 कर लो जो भी करना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ से ये 30, तो ये भी 30 आएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा, सीधे कर दो, यहाँ पे वेक्टर बना लो, ठीक है, ये तो ये आ जाएगा इधर, कितना बताइए 20 आ जाएगा। एंगल कितना है यहाँ से 30 डिग्री, लो कुछ है ही नहीं। और सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेफ्ट की तरफ वेक्टर है, तो ये वेक्टर भी 20 आ जाएगा, ये रहा लो, ये रहा, ठीक। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 150। तो फिर से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, बताइए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर अंडर द रूट इसका स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू कॉस ऑफ,
बताइए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो ये है, ये आ जाएगा 150। भाई थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए बस इतना इसको सॉल्व कर लेना, बाद बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तो अभी फंडा ही बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब जैसे देखिए ये है, ये इधर v1 से जा रहा है, ये v2 से जा रहा है। अब सुनिए, अब फाइंड द वेलोसिटी ऑफ b एंड c विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। c की वेलोसिटी पूछी है और b की पूछी है, तो b की तो अभी समझाई दी है मैंने। अब देखिए सबसे पहले देखिए, ये जो v2 दिया है, देखो ये जो v1 दिया है, ये तो ग्राउंड फ्रेम से होगा, आंखों से देख के बताओ भाई। एरो मैंने ऐसे बना दिया, तो ये जो a वाला ब्लॉक होगा वो तो ग्राउंड फ्रेम से हॉरिजॉन्टल में ही तो जाएगा, और b अलोंग द इंक्लाइन इसके रेस्पेक्ट में जाएगा। तो जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा ये इसको कह रहा होगा, तो ये v2 किस फ्रेम से होगा बताइए, ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ए होगा, ये ध्यान रखना, ये बात है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में तो वेज रेस्ट में आ जाएगा, तो अगर ये धागे का पॉइंट v2 से जाएगा तो ये भी तो ऊपर v2 से जा रहा होगा। इसका मतलब बताइए जो v2 वेलोसिटी है वो c वाले ब्लॉक की ए के रेस्पेक्ट में ही है ये भी। अब कुछ है नहीं, जो अभी फंडे बताए उससे लिख दो बड़े आसानी से। देखिए अब देखो, b तो लिखना सिखा ही चुका हूँ, c को लिख देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बताइए क्या आएगा। देखो वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू a, ये रिलेटिव मोशन की बेसिक इक्वेशन, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, आसानी से। तो जो है वो देख लो जरा, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर सी विद रेस्पेक्ट टू ए। बताइए सी की वेलोसिटी ए फ्रेम से, वर्टिकल ऊपर की तरफ एरो है, तो ध्यान रखना ऊपर की तरफ, ये एरो यहाँ बना दिया करो, तो ये एरो ऊपर की तरफ आ गया। और ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड फ्रेम से ये इधर जा रहा है v1 से लेफ्ट में, तो आप इसको इधर बना दो v1 से। v2 क्लियर, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो ये आ जाएगा एरो जो आएगा वेलोसिटी ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का, ये वेक्टर आ जाएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब b की निकालनी है तो अभी समझा ही चुका हूं, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से किया करो। जैसे ये है, हमने न्यूमेरिकल डाटा दे दिया आपको। अब आपको ए बी सी तीनों की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से फाइंड आउट करनी है। इसको हम ब्लॉक क्या मान लेते हैं, बताइए डी मान लेते हैं, चलो डी मान लिया। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए कॉमा बी एंड सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बड़े आसानी से करना आ जाएगा आपको, ग्राउंड फ्रेम से बतानी है। तो एक बात बताइए, ग्राउंड फ्रेम से डी तो 20 मीटर पर सेकंड से अलोंग द हॉरिजॉन्टली जा रहा होगा, और ये जो सी वाला ब्लॉक है वो 15 मीटर पर सेकंड से ऐसे आएगा, ठीक। और ये किस फ्रेम से होगा बताइए, ये डी के रेस्पेक्ट में होगा। अगर डी पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर ही इसको नीचे की तरफ देख पाएगा, ठीक है। तो बताइए जो ऑब्जर्वर डी पर बैठा होगा वो इसको ये देखेगा, इसको भी, अच्छा जितने से ये जाएगा उतने से इसको जाता देखेगा, कितने से 15, इसको भी कितने से देखेगा बताइए, ऊपर की तरफ 15 से देखेगा, ये है। अब रिलेटिव मोशन लगा दीजिए जो मैंने आपको सिखाया है, हटाओ इसको, एक एक करके देख लीजिए। जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ए से देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ है ही नहीं, जो बेसिक फंडे बताएं आप यूज तो करके देखो उनको। तो अब ये सब यूज होंगे क्वेश्चंस में। ए विद रेस्पेक्ट टू जी बराबर ए विद रेस्पेक्ट टू डी, ए की वेलोसिटी डी पर बैठे ऊपर की तरफ दिखाई देगी, ये बना लिया करो एरो, तो ये 15 दिखाई देगा इधर 15, क्लियर। और d विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लेफ्ट में, तो ये इधर आपको 20 दिखाई देगा। जो भी आंसर आ जाए इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब आपको b चाहिए, देखते चलो। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दुनिया में सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू d प्लस वेलोसिटी ऑफ d विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, अब बताइए b विद रेस्पेक्ट टू d, b की वेलोसिटी d पर बैठ के वो तो लेफ्ट में आ रही है ना, तो ये पैरेललोग्राम वाला ये बना दिया करो, ये 15 आ गई। और बताइए d की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से क्या है, वो लेफ्ट में, तो ये 20 आ गया। अब ऑब्वियसली 20 ज्यादा 15 से, तो इधर ये नेट कितना बचेगा, 5 मीटर पर सेकंड बचेगा। कुछ है ही नहीं। इनको बड़े सॉफ्ट हैंड से और सॉफ्ट दिमाग से करने की कला हासिल करो, तभी तो चीजें धीमे धीमे आसान होती जाएंगी। हटाओ इसको, चलिए पॉज करके उतारिए।
अब देख लेते हैं सी बचा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू डी प्लस वेलोसिटी ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू, बताइए सी विद रेस्पेक्ट टू डी। अब सी की वेलोसिटी डी के रेस्पेक्ट में, वही लो पैरेललोग्राम लगा दिया करो। तो ये इधर कितनी है बताइए 15, और डी की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से लेफ्ट की तरफ है कितनी बताइए 20 ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं भाई, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान चीज़ें। पॉज करके उतारिए, इतना लिखना तो सीखो। चलिए और देखिए आगे कॉन्सेप्ट, बहुत बेहतरीन फंडा देखिए ये है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एक्सीलरेशन बताना है। एम ए और एम बी दोनों के मासेज बराबर हैं आफ्टर सिस्टम इज रिलीज्ड, आफ्टर सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम को जैसे ही छोड़ा गया। ठीक है, चलिए तो हटाई दूं यहाँ से। अब यहाँ पे बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ मैं, ज़रा ध्यान से सुनना। पीछे के पेज पे देख लो इसको, देखिए ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। जैसे ये है, ध्यान से सुनना और वो बोलना जो आपको दिखाई दे, जैसे जो दिखाई दे यार बोलना वही प्लीज, और कुछ मत बोल देना। एक बात बताओ, ये तो पक्की बात है कि जैसे ही छोड़ोगे तो ये जो ए वाला ब्लॉक है, ये ए, ये तो ग्राउंड फ्रेम से इधर ही भागेगा। मान लो जो भी भागा एक्स चला मान लो, क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट करके मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर लूँगा और इसी को मैं डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन। तो जो एक्स होगा बताइए वो किस फ्रेम से होगा, एक्स, ये होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत छोटी छोटी बातें हैं यार, नीट के बच्चे भी इतना पैनिक ना लें, समझ में आ जाएगा। इससे सहूलियत ये मिल जाएगी, कई क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। एक्स हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर जब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा v, तो ये आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी, तो मैं इसको v a कह देता हूँ। ये आ जाएगी फिर से वेलोसिटी किसकी, a की विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और फिर जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी ए बाई डी टी। एक ये आ जाएगा फिर से विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक बात बताओ, जैसे ही आगे भागेगा तो इस धागे की लंबाई यहाँ से बढ़ेगी। अच्छा, धागा तो एक ही है और धागे की लंबाई बढ़ेगी तो इस धागे को छोटा होना पड़ेगा, तो ये ऊपर की तरफ भागेगा। लेट मैंने कहा ये वाई भागा, पर ये बताओ वाई किस फ्रेम से होगा यार। अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो यार इसके साथ साथ आगे भी तो जाएगा ये, तो जो वाई होगा वो कैपिटल ए के रेस्पेक्ट में होगा बी का, ये ध्यान रखना, छोटी सी बात है। तो जो वाई का डिस्प्लेसमेंट है वो इस पर, यार इस पर जो बैठा होगा उसी को तो ऊपर दिखाई देगा। तो जो वाई होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वाई जो होगा ध्यान से देखना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं होगा, विद रेस्पेक्ट टू वेज होगा, जिसको मैं वेज ए को कह रहा हूँ। और जब इसको डिफरेंशिएट करोगे डी वाई बाई डी टी, तो लेट इसको मैं वी बी कह देता हूँ। तो ये जो वेलोसिटी होगी इसकी डी वाई बाई डी टी, ये भी बताइए किस फ्रेम से होगी, विद रेस्पेक्ट टू वेज होगी। और फिर जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ए बी, तो ये आ जाएगा डी वी बाई डी टी, तो ये भी आ जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वेज ही होगा यार, ये ध्यान रख लो, ये विद रेस्पेक्ट टू वेज ही होगा। अब मुझे इसमें रिलेशन निकालना है, तो देखिए ध्यान से सुनना। मान लीजिए इस धागे की लंबाई यहाँ से L1 ले लेते हैं और इस धागे की लंबाई L2 ले लेते हैं। ठीक है, L2 ले लेते हैं, ओके, इस धागे की लंबाई L2 ले लेते हैं। तो बताइए ये आ जाएगा L1 प्लस L2 बराबर कॉन्स्टेंट के। ठीक, अब ये आ जाएगा डी L1 बाई डी टी प्लस डी L2 बाई डी टी इक्वल टू 0, क्योंकि तो कॉन्स्टेंट है। अब डी L1 बाई डी टी, ठीक है, अब डी L1 बाई डी टी ध्यान से रखिए जरा, ये तो क्लियर है आपको, डी L1 बाई डी टी। अच्छा, इसकी वेलोसिटी दिखा दें, तो मान लो हमने कहा यार ये वी ए से जा रहा है और ये ऊपर की तरफ वी बी से जा रहा है। इसी तरीके से इसका एक्सीलरेशन इधर दिखा देते हैं ए और इसका दिखा देते हैं ऊपर की तरफ ए बी। ठीक है, बाद बाकी हटा दूँ इसको, ये तो सब समझा ही दिया, ये सब समझा दिया तुमको। तो देखिए ये L2 का डिस्टेंस है, तो देखो जो L2 का डिस्टेंस है
ये आ जाएगा, ये लिखा मैंने, देखिए। अब डी एल वन बाई डी टी, तो देखिए ये जो पॉइंट है पुली पर फिक्स्ड है, और पुली किसकी है, वेज की है, पुली किसकी है, वेज की है। तो बताओ ये जो पॉइंट होगा पुली का, ये भी इधर कितने से जा रहा होगा बताइए, वी वन से जा रहा होगा, ठीक है, या वी ए से जा रहा होगा, वी ए से जा रहा होगा। तो बताइए डी एल वन बाई डी टी, डी एल वन, और ये बढ़ेगा घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा क्योंकि राइट में जा रहा है, और ये पॉइंट तो बताइए क्या है, फिक्स्ड है यहाँ पर, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है। तो डी एल वन बाई डी टी क्या होगा, वी ए होगा, तो इसको लिखेंगे वी ए प्लस। अब बताइए डी एल टू बाई डी टी, अब देखिए, अब इस धागे को अगर देखना चाहते हो तो देख लो, इस धागे को मैं इधर दिखा देता हूँ, ये धागा ये है, ठीक है, इसका वर्टिकल ओरिएंटेशन है। अब देखो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये तो हॉरिजॉन्टल में ही जा रहा होगा इधर वी ए से, ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा भाई हॉरिजॉन्टल में तो इसके साथ जा ही रहा होगा, इधर तो वी ए से जा ही रहा होगा, लेकिन ये वर्टिकल में भी तो जा रहा है किससे, वी वी से, वी वी से वर्टिकल में भी जा रहा है, उसका लेंथ कितना लिया आपने, एल टू। तो बताइए L2 को वी और वी तो चेंज नहीं करेंगे यार, सुन लीजिए भाई, ये ब्लॉक इस वेज के साथ भी तो जा रहा होगा, 100% जा रहा होगा, तो ये वी से जा रहा होगा, और इस मतलब इस पॉइंट के बाद दो वेलोसिटी होंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल में होगी वी और वर्टिकल में होगी वी वी। तो ये मैंने वी और वी दोनों बनाई, इस पॉइंट के पास वेज के साथ केवल हॉरिजॉन्टल में होगी, क्योंकि ये पुली किसकी है, वेज की है, जो पुली जिस बॉडी से कनेक्टेड होती है वो पुली उसी की हो जाती है, दिमाग में रखना। तो बताइए अब इनसे तो L2 की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो जो L2 चेंज होगा वो V2 से चेंज होगा, VV से, या VV किसका डेरिवेटिव होगा, L2 होगा, और dL2 बाई dt माइनस होगा क्योंकि ये लगातार घट रहा होगा, ये लगातार घट रहा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस VV एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ से VA बराबर क्या आ गया, VB आ गया। और जब एक बार मैग्नीट्यूड में, ठीक है, जब एक बार डिफरेंशिएट और कर दोगे तो ए बराबर आ जाएगा ए बी। हाँ, लेकिन ए किस फ्रेम से, इसको हटा दें, बस ये ध्यान रखना, ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये किस फ्रेम से है, विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रेस्पेक्ट टू वेज। तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, लेकिन फ्रेम अलग अलग है, ठीक है। इतना पॉज करके उतारो, इतना पॉज करके उतारो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए उसी पर आधारित, जैसे ये क्वेश्चन है जो अभी फंडा बताया उसी का यूज करना है। देखिए अब ये ए और ये बी है, ठीक है। अब देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो 100% ये तो ग्राउंड फ्रेम से ही जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी की वेलोसिटी आपको ग्राउंड फ्रेम से बतानी है, ठीक है। बी की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से बतानी, तो देखो आराम से कर लो। अब देखिए आराम से देखना, देखिए अब ग्राउंड फ्रेम से बतानी है तो आपको ये क्लियर है कि ये वर्टिकल में लेट वी से जा रहा है, लेकिन वर्टिकल में जो वी से जा रहा होगा वो जा किस तरह होगा, विद रेस्पेक्ट टू वेज जा रहा होगा, ग्राउंड फ्रेम से थोड़ी जा रहा होगा। ग्राउंड फ्रेम से तो ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा इसके साथ साथ, क्योंकि इसके साथ इसका कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस धागे की लंबाई, अब मान लो यहाँ से मैंने कहा इस धागे की लंबाई है एक्स और इस धागे की लंबाई है वाई, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है, इसे धागा जो वाई है, जो वाई वाला धागा है, देखिए ये पॉइंट तो रेस्ट में होगा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा रेस्ट में, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है बेसिक से फिर किए दे रहा हूँ, तो देखो ये पॉइंट तो इधर इसके साथ ही 10 से मूव कर रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये जो पॉइंट होगा धागे का, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ये x ले लिया आपने, तो बताइए जो dx बाई dt होगा ये तो सीधे सीधे 10 हो जाएगा। अब देखो ये जो x है, सॉरी मैंने गलत कर दिया, y, ये जो y है, तो बताइए जो dy बाई dt हो जाएगा ये तो हो जाएगा +10। और अब देखो x वाला धागा देखोगे तो ये x वाला धागा है, तो देखो ये जो पॉइंट है ध्यान रखना, ये पॉइंट राइट को जा रहा होगा क्योंकि ये तो वेज का है, तो ये राइट को जा रहा है कितने से, 10 से। और ये पॉइंट भी कितने जा रहा होगा, 10 से जा रहा होगा यहाँ पे ये पॉइंट, क्योंकि राइट को भी जाएगा 10 से, 10 से तो, और ऊपर की तरफ किससे जा रहा है, v से। तो जो x को चेंज करेगा वो 10 और 10 नहीं चेंज करेंगे, v चेंज करेगा। तो यहाँ पे जो dx बाई dt आ जाएगा वो आ जाएगा -v। क्लियर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे धागे की लंबाई x प्लस वाई इक्वल टू के। हाँ ध्यान रखना जो x होगा ये क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू वेज है, विद रेस्पेक्ट टू वेज, और ये क्या है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ध्यान रखना। तो इनका जो डेरिवेटिव आएगा वो भी उसी फ्रेम से आएगा वेलोसिटी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dx बाई dt प्लस
डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो डी एक्स बाई डी टी बताइए कितना है, माइनस वी, प्लस डी वाई बाई डी टी कितना है 10 बराबर 0। तो वी बराबर कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ग्राउंड फ्रेम से बताइए, सॉरी ये वेज फ्रेम से 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। इतना पॉज करके उतारो जरा। तो वेज फ्रेम से ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। हटाएं, चलिए। अब आपको पूछी थी ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी। तो देखिए जो अभी समझाया था इससे पहले, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही बेसिक मेथड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बराबर। अब b विद रेस्पेक्ट टू ए, b की वेलोसिटी a फ्रेम से ऊपर की तरफ है, ये बना दिया करो, कितनी बताइए, v कितनी आई है 10, और a की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से राइट की तरफ है कितनी 10। तो इन दोनों का क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा आसानी से। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 10√2। एकदम क्लियर, 10√2, एकदम आसान है, ठीक है। इसको हम और आसानी से आपको समझा देंगे, देखना अभी समझाते हैं अगले सवाल में। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस तरह दिया हुआ है, कुछ भी नहीं यार, एक लाइन में होगा, देखना एक लाइन में होगा। इसको देखो हम ऐसे आपको समझाते हैं कि अगर मान लो ये धागा इधर x गया, तो ध्यान रखना इधर x गया, तो देखो इसको ऐसे सोचना शुरू किया करो, ध्यान से सोचना शुरू किया करो। देखो ऐसे ही कर देंगे, ये धागा तो फिक्स है, ओरली कर रहे हैं और आसानी से थोड़ा सा। तो बताइए ये धागे में बताइए लेंथ कितना चेंज आएगा, बताइए x का चेंज आएगा। अच्छा ये यहाँ पे फिक्स है ये पुली के साथ, तो इस धागे में भी चेंज कितना आएगा, बताइए x का चेंज आएगा। ये फिक्स है तो इस धागे में भी चेंज x का आएगा, ये फिक्स है इसमें भी कितना का चेंज आएगा, x का आएगा। अब देखना ये x गया तो इसमें भी चेंज जो आएगा डेल्टा x इक्वल टू x आएगा। तो अब बताइए जब ये x आगे ब्लॉक खिसक जाएगा तो ये भी x से बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा और ये भी बढ़ जाएगा। तो टोटल धागे की लंबाई x खिसकते ही कितने से बढ़ेगी, ये हॉरिजॉन्टल जितने भी धागे हैं 5x से बढ़ेगी। अब वो 5x की लेंथ का धागा आया तो यहीं से होगा, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ भागा होगा कितने से, y से भागा होगा। लेकिन y किस फ्रेम से होगा, विद रेस्पेक्ट टू वेज, बस एरो से देखा करो, ये मेन होता है भाई, वेज के रेस्पेक्ट में y से ऊपर भागा होगा। क्लियर हुआ। तो बताइए इसका मतलब वहां पर जो धागा इंक्रीज हुआ वो 5x, इधर से घटेगा y, तो 5x इक्वल टू सीधे सीधे कितना हो जाएगा बताइए, y हो जाएगा, क्योंकि धागे की टोटल लेंथ तो कांस्टेंट होगी। मैं ओरली कर रहा हूं, जितना धागा यहां से बढ़ा होगा, ओरली देख लीजिए भाई, अगर ये x से खिंचा तो देखो ये धागा x खिंच गया, ये धागा यहाँ पे x बढ़ गया, ये धागा x बढ़ गया, क्योंकि ये पूरा पोर्शन x खिसक गया भाई। जब ये आगे खिसक गया x, यहाँ पर आ गया ये लाइन यहाँ पर आ गई, तो खुद सोच लो ना, ये लाइन यहाँ से खिसक के, तो देखो ये लंबाई x बढ़ी, ये x बढ़ी, ये x, ये x, x ये x ये x ये x ये, और ये यहाँ से यहाँ पहुँचा तो x ये बढ़ा। तो बताइए टोटल x x x x 5x, और ये 5x जो बढ़ा तो इसकी वजह से ये ऊपर भागा होगा कितना y, तो y इक्वल टू 5x हो गया। हाँ जो x होगा ये होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये y होगा ये होगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये फर्क है। तो इनके जो डेरिवेटिव आएंगे वेलोसिटी के वो भी सेम फ्रेम से आएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 5dx/dt इक्वल टू dy/dt। अब ये आ जाएगा 5dx/dt, तो ये ग्राउंड फ्रेम से है तो इसका डेरिवेटिव भी ग्राउंड फ्रेम से आएगा। तो अगर ये x जा रहा है तो ये dx/dt कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया। और ये y जा रहा है तो dy/dt, इसको लिख देंगे ये, तो dy/dt या वेलोसिटी ऑफ b जो हो जाएगा ये कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन आएगा किस फ्रेम से, ये विद रेस्पेक्ट टू वेज आएगा, विद रेस्पेक्ट टू वेज आएगा। अब आपको ग्राउंड फ्रेम से इसको कन्वर्ट कर देना, इतना पॉज करके उतारो, इतना पॉज करके उतारो, हटाएं, हटा दें, पॉज कर लेना। वो तो 50 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से, सॉरी वेज फ्रेम से। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो आपको समझाया था, बताइए वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर, अब बी की वेलोसिटी ए के फ्रेम से ऊपर की तरफ है, तो लॉ पैरेललोग्राम, तो ऊपर की तरफ कितनी बताइए 50, ठीक। और ए की और वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर डायरेक्शन में कितनी 10, इन दोनों का रिजल्टेंट और आसानी से निकाल लोगे 10 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, जैसे ये है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, देखिए बच्चों की तरह करा दूंगा यार आपको मैं, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं क्वेश्चन देखते। ये थीटा है, इसके इक्वेशंस भी बनवाएंगे अभी आपसे, देखना ये है। अब दोनों के एक्सीलरेशन रिलेशंस निकालना है, इसको चलो मैं कैपिटल एम कह देता हूँ, इसको स्मॉल एम कह देता हूँ। इक्वेशंस नहीं लिख रहे, केवल एक्सीलरेशन रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। चलिए हम A2 इसको इधर मान लेते हैं, तो ये तो है कि छोड़ेंगे तो इधर ही भागेगा, और ये A1 से इधर भागा, लेकिन बताइए तुरंत वही वाली बात आ जाती है, ये A1 का एरो इस वेज पर बैठ के आएगा, तो जो A2, अच्छा ये A2 ग्राउंड फ्रेम से इधर भागेगा, तो ये A2 जो होगा ये तो होगा यार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और जो A1 होगा ये होगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये तुरंत आपको देखना आना चाहिए। अब देखिए बच्चों की इधर कर दूंगा मैं आपको, बच्चों की इधर कर दूंगा। अब मान लीजिए ये एक्स से इधर भागा, तो अगर एक्स से भागा तो ये वैसे देखो यहाँ से आ गया, तो ये जो धागा ये एक्स ही तो इधर भागा, तो ये धागा यहाँ से, जैसे मैंने कह दिया पी, इसको कह दिया क्यू, इसको कह दिया आर, ऐसे मान लो, तो जो पी क्यू लेंथ है वो एक्स से कम हुई, तो जितने से कम होगी यार ये ब्लॉक उतने से तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो बताइए ये इधर कितने से भागा जाएगा, वाई से। हाँ लेकिन ध्यान रखना जो x होगा वही वाली बात, ये होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जो y होगा वो होगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये इसमें कोई गलती ना हो जाए, विद रेस्पेक्ट टू वेज, क्योंकि वेज के फ्रेम से ये y जाएगा, जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा वही इसको इस डायरेक्शन में y से जाता हुआ देखेगा। क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, कंस्टेंट मोशन सोचिए यार, जितनी लेंथ यहाँ कम होगी उतनी तो यहाँ पे बढ़ेगी, तो बताइए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अभी और आसान हो गई चीज़ें, y इक्वल टू एक्स, यार जितनी लेंथ यहाँ कम होगी धागे की उतनी तो बढ़ेगी, इतना तो एक 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। अब मैं उसी लेवल पर आ गया धीमे से, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या होगा, मान लो इसकी वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ मैं, इसकी वेलोसिटी इधर क्या मान लेता हूँ v2 मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी v1 हो जाएगा, ये हो जाएगा v2 हो जाएगा। हाँ v1 फिर से वही बात होगा वेज फ्रेम से, और v2 होगा ग्राउंड फ्रेम से, क्योंकि y वेज फ्रेम से था तो उसका डेरिवेटिव भी उसी फ्रेम से होगा। फिर आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा a1 इक्वल टू a2। क्लियर हो गया। तो a1 किस फ्रेम से बताइए, a1 होगा ये वेज फ्रेम से, तो विद रेस्पेक्ट टू वेज, ये ध्यान रखना, और ये होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फंडा रखना। तो A1 वेज फ्रेम से A1, तो A1 बराबर A2 होगा, लेकिन यहाँ पे A1 होगा वेज फ्रेम से और A2 होगा ग्राउंड फ्रेम से, ठीक है, क्लियर है। एक और देख लो, ये है जैसे कैपिटल में स्मॉल एम, फिर से दोनों के एक्सीलरेशन रिलेशन ही फाइंड आउट करना है। फ्रेम वही होगा जो आपको समझा दिया है। अब देखिए मान लीजिए ये अगर इधर भागेगा तो ये इधर भागेगा, तो मान लीजिए A2 से इधर भाग रहा है और ये A1 से इधर भाग रहा है। फिर वेलोसिटी भी इधर ले लेते हैं इसकी v1, और इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं इधर v2, ठीक। यहाँ पे बात वही है। फिर A1 बताइए किस फ्रेम से होगा, क्योंकि
अब तो क्लियर है, ये वेज फ्रेम से ही होगा। तो A1 होगा विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम और A2 होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए एकदम बच्चों की तरह क्लियर होंगी चीज़ें। अब आ जाइए हमारे साथ। अब मान लीजिए इसको मैंने x इधर खिसका दिया, तो बताइए x खिसकाने पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया, देखो आराम से। तो ये यहाँ पे था पहले, ठीक है, तो ये यहाँ पे x इधर आया और ये x इधर आया। अच्छा ये तो फिक्स है, तो इसकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये जो धागा है वो x से कम हुआ, कितने से, x से। तो यहाँ पे धागा x कम हुआ, ढीला पड़ गया, और यहाँ पर भी x ढीला पड़ गया। तो x यहाँ पे ढीला पड़ा, x यहाँ पे ढीला पड़ा, तो ये इधर कितना भाग जाएगा बताइए, ये भाग जाएगा y, मान लेता हूँ चलो y भाग गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी बताइए, y इक्वल होगा 2x। क्लियर हो गया, क्यों, x धागा यहाँ ढीला पड़ा, ऐसे ही बच्चों की तरह कर लिया करो, इसलिए बोला नीट के बच्चों को भी दिक्कत नहीं आएगी। और x यहाँ पे ढीला पड़ा तो ये y, हाँ लेकिन x होगा ग्राउंड फ्रेम से, जो x होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। क्लियर हुआ, और जो y होगा वो विद रेस्पेक्ट टू वेज होगा। ये है बस फर्क। जब एक बार डिफरेंशिएट और कर लोगे इसको तो वेलोसिटी में रिलेशन मिल जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, v1 इक्वल टू 2v2। क्लियर हुआ, v1 इक्वल टू 2v2। फिर एक बार डिफरेंशिएट और कर लोगे तो a1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a2 आ जाएगा, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब मैं आज की क्लास को बच्चों यहीं रोकता हूँ। काफ़ी क्वेश्चंस कराए, इसमें स्प्रिंग फोर्स और बाकी है, फिर मैं मिसलिनियस करके 1-2 लेक्चर क्वेश्चंस के और बना दूंगा, बहुत बढ़िया से कवर हो जाएगा। तो आई होप अगली क्लास में मैं इसको वाइंड अप कर ले जाऊंगा, एक क्लास क्वेश्चंस की और लूँगा, कल संडे, कल ही ख़त्म कर दूंगा इसको। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहो।